Hello everyone and welcome back to the sixth lecture on operating system. From today onwards, we are going to learn unit number 2, that is process scheduling, and today's topic are process scheduler, scheduling criteria and scheduling algorithms. So let's begin the first topic. Let's start with basic concept. सपोज कीजिए आपके पास में सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है, तो सिंगल प्रोसेसर सिस्टम एक टाइम पे सिर्फ एक प्रोसेस को प्रोसेस करेगा, तो रिमेनिंग जितने भी प्रोसेस होगी वो वेटिंग में चली जाएगी और उसे रीशेड्यूल करना पड़ेगा। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव मल्टी प्रोग्रामिंग का ये है कि हमें सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ाना है। तो अब सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए हम एक आइडिया कर सकते हैं। जैसे ही हमारा प्रोसेस किसी आईओ रिलेटेड ऑपरेशन को परफॉर्म करें या फिर इंटरप्ट की वजह से वेटिंग में आ जाए, तो दोनों सिचुएशन में सीपीयू हमारा आइडियल स्टेट पे रहेगा। तो इस आइडियल स्टेट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग मल्टी प्रोग्रामिंग। तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हम दूसरी प्रोसेस असाइन करेंगे सीपीयू को और प्रोसेसर उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। अब जैसे ही प्रोसेसर उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन अल्टीमेटली आपका बढ़ जाएगा और जो आपका बेसिक एम है वो हमें अचीव होगा। नेक्स्ट अभी हम लोग बात कर लेते हैं दो इंपॉर्टेंट टर्म्स की। फर्स्ट टर्म है सीपीयू बर्स्ट साइकिल और दूसरा टर्म है आईओ बर्स्ट साइकिल। सीपीयू बर्स्ट साइकिल और आईओ बर्स्ट साइकिल ऐसे दो स्टेट्स होती है जिसके थ्रू हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूशन के टाइम पे जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोसेस सीपीयू रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करे तो वो सीपीयू बर्स्ट साइकिल स्टेट में होगा। अगर प्रोसेस हमारा आईओ रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करे तो वो आईओ बर्स्ट साइकिल में बिलोंग्स करेगा। सो ये दो स्टेट है जिसमें वो स्विच होता रहता है। तो ये है उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी एक प्रोसेस है जो सीपीयू बर्स्ट और आईओ बर्स्ट ये दो स्टेट में से फिलहाल मूव हो रही है। सो हियर यू विल फाइंड सीपीयू बर्स्ट, देन आईओ बर्स्ट, सीपीयू बर्स्ट, आईओ बर्स्ट, सीपीयू बर्स्ट एंड आईओ बर्स्ट। इन दैट वे योर प्रोसेस इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। अभी हम लोग बात कर लेते हैं सीपीयू शेड्यूलर के बारे में। सपोज कीजिए अगर कोई आपका प्रोसेस आईओ रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो वो वेटिंग में चला जाएगा, आपका सीपीयू आइडियल स्टेट में हो जाएगा। अगर आपका प्रोसेस इंटरप्ट के वजह से बाहर निकलता है एग्जीक्यूशन के तो भी आपका सीपीयू आइडियल में चला जाएगा और आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन रिड्यूस हो जाएगा। अब इस सीपीयू यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है, आपकी एक प्रोसेस को सिलेक्ट करता है फ्रॉम रेडी क्यू और उसे एग्जीक्यूशन के लिए भेज देता है। अब आपको रिकॉल करना पड़ेगा कि रेडी क्यू कहाँ पे होता है। तो रेडी क्यू हमने पढ़ा है इन लेक्चर नंबर 3, जहां पे हमने प्रोसेस स्टेट डायग्राम को पढ़ा था। तो ये है डायग्राम जहां पे हमने रेडी क्यू को पढ़ा है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस को पिकअप करते हैं और रनिंग में भेज देते हैं। तो यहां से प्रोसेस को पिक करके रनिंग में भेजने का काम किसका है, तो ये काम है हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर यहाँ से प्रोसेस पिक करेगा और यहाँ पे प्रोसेस भेज देगा। लेकिन यहाँ से प्रोसेस पिक करने के लिए कौन सा बेसिक क्राइटेरिया यूज होता है, तो जनरली लोग कहते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का क्राइटेरिया लगता है। तो जरूरी नहीं है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही हो, तो यहाँ पे वेरियस एल्गोरिदम्स अवेलेबल होते हैं जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं टू शेड्यूल योर प्रोसेस। तो कौन से एल्गोरिदम्स हो गए, कौन सा क्राइटेरिया कब लगाया जाएगा, ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट, अभी हम लोगों को देखना है कि ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसके वजह से आपको सीपीयू शेड्यूलिंग का डिसीजन लेना होता है। तो पहला होता है स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग। कौन, प्रोसेस। सो प्रोसेस इज स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग। तो अभी हम लोग वापस डायग्राम पे जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए रनिंग से वेटिंग में जाएगा। अगर कोई प्रोसेस रनिंग से वेटिंग में जाता है तो हमें डिसीजन लेना होता है कि रेडी से कोई प्रोसेस को उठा के एग्जीक्यूशन के लिए लिया जाए। दूसरा कंडीशन है स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू रेडी। तो यहाँ पे देखिए रनिंग से अगर कोई प्रोसेस रेडी में जाती है तो भी आप डिसीजन ले सकते हो कि यहाँ से कोई प्रोसेस को हम पिकअप करें और एग्जीक्यूशन के लिए भेज दें।
तो देखिए रनिंग से वेटिंग या फिर रनिंग से रेडी क्यू में कब जाएगा, जब आईओ रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो प्रोसेस रनिंग से वेटिंग में चला जाएगा। अगर कोई इंटरप्ट आता हो तो प्रोसेस रनिंग से रेडी में चला जाएगा। तो इन दोनों सिचुएशन में आपका सीपीयू आइडियल में चला जाएगा और उसको यूटिलाइज करने के लिए आप ये डिसीजन लेते हो कि रेडी से आपको कोई नए प्रोसेस को पिकअप करना है और एग्जीक्यूशन के लिए देना है। अब देखिए थर्ड सर्कमस्टांसेस कौन सी होती है, स्विचेस फ्रॉम वेटिंग टू रेडी। अगर आईओ रिलेटेड ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हो गया है तो हम प्रोसेस को वेटिंग से रेडी में भेजेंगे ताकि उसे आप वापस एग्जीक्यूशन के लिए भेज सकते हो। तो ये थर्ड सर्कमस्टांसेस है जहां पे आप किसी भी सीपीयू शेड्यूलिंग का यूज कर सकते हो। और फोर्थ है टर्मिनेशन। अगर कोई प्रोसेस अपना टास्क कंप्लीट करके एग्जीक्यूशन एंड कर दे तो ऐसी सिचुएशन में भी आपका सीपीयू आइडियल में चला जाएगा। तो आपको डिसीजन लेना होगा कि आपको यहाँ से कोई प्रोसेस को पिक करना है और एग्जीक्यूशन के लिए भेजना है। सो दीज आर द कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी आर गोइंग टू टेक अ डिसीजन ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग। अभी हम लोग बात कर लेते हैं ऑपरेशनल मोड की। तो दो टाइप के ऑपरेशनल मोड मिलेंगे आपको, एक मिलेगा नॉन प्रिमिटिव और दूसरा मिलेगा प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव यानी अगर कोई प्रोसेस रेडी से रनिंग के लिए गया है तो वो प्रोसेस अपना टास्क कंप्लीट करेगा, मतलब आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा और टर्मिनेट हो जाएगा, उसको कोई स्टॉप नहीं कर सकता है। ऐसी सिचुएशन या फिर ऐसा वर्किंग मोड अगर आप यूज करते हो तो उसे हम कहेंगे नॉन प्रिमिटिव। और नेक्स्ट आता है प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव किसे कहेंगे, अगर आप किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए देते हो तो आप एट एनी पॉइंट उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप कर सकते हो और उस प्रोसेस को टेक आउट कर सकते हो फ्रॉम द एग्जीक्यूशन। तो ये हो गया हमारा प्रिमिटिव मोड। इसको चलिए अभी हम लोग नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव का रियल लाइफ एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। नॉन प्रिमिटिव यानी अगर आप एटीएम के अंदर एंटर कर चुके हो और बाहर बड़ा सा क्यू खड़ा है तो भी आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता जब तक आप अपने पैसे विड्रॉ करके बाहर नहीं आते हो तब तक। इसका मतलब क्या है, ये है हमारा नॉन प्रिमिटिव। तो आप जैसे ही एग्जीक्यूशन के लिए जाओगे, जैसे एटीएम के अंदर जाओगे तो एटीएम से बाहर कब निकलोगे, जब आप अपना टास्क कंप्लीट कर लोगे तभी आप बाहर निकलोगे। तो ये हो गया नॉन प्रिमिटिव। लेकिन प्रिमिटिव किसे कहेंगे, अगर आप किसी क्लिनिक में गए हो और डॉक्टर ने आपको अंदर बुला लिया है चेकअप करने के लिए, लेकिन अगर कोई रिलेटिव वहां पे आता है या फिर कोई इमरजेंसी पेशेंट वहां पे आता है तो डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर आपको 5 मिनट के लिए साइड में बिठा देगा या फिर बाहर बिठा देगा। जो इमरजेंसी पेशेंट है वहां पे उस इमरजेंसी पेशेंट को सबसे पहले चेक किया जाएगा और फिर आपको बोला जाएगा कि आप 5 मिनट के बाद में एंटर कीजिए। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, आपका एग्जीक्यूशन चल रहा है, आपका चेकअप चल रहा है, फिर भी आपके चेकअप को वो स्टॉप करके दूसरे का चेकअप करेगा, यानी आपका एग्जीक्यूशन स्टॉप करके आपको बाहर निकालेगा और दूसरे प्रोसेस को अलाउ करेगा टू एंटर इनटू द एग्जीक्यूशन। उसको चेकअप करने के बाद में फिर आपको फिर से दूसरा चांस दिया जाएगा टू एंटर एंड गेट चेकअप। तो ये दो रियल टाइम एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है जो नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव मोड को एक्सप्लेन करते हैं। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका जो प्रिमिटिव मोड है, ये प्रिमिटिव मोड क्यों यूज किया जाता है और कहाँ पे यूज किया जाता है। कंसिडर कीजिए आपके पास में शेयर डेटा है और आप उसे एक्सेस करना चाहते हैं। तो अगर आपको शेयर डेटा एक्सेस करना है तो आपको प्रिमिटिव मोड में वर्क करना पड़ेगा। अगर आप कर्नल मोड पे वर्क कर रहे हो तो भी आपको प्रीएम्पशन यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कर्नल कभी भी अपने प्रायोरिटी बेस्ड प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा सकता है। और तीसरा है कि ओएस किसी क्रूशियल इंटरप्ट को अगर सर्व करने की कोशिश करता है तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको प्रिमिटिव मोड में वर्क करना पड़ता है। तो आपको वो कभी भी बाहर निकाल सकता है और इंटरप्ट को पहले सर्विस दे सकता है। सो दिस इज द थिंग विच इज रिलेटेड विद द प्रिमिटिव मोड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्पैचर। तो डिस्पैचर कौन है? तो आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जब न्यू प्रोसेस को सिलेक्ट करता है फॉर द एग्जीक्यूशन
तो एग्जीक्यूशन के लिए उसे इंपॉर्टेंट होता है सीपीयू, और उस सीपीयू को हैंड ओवर करने का काम कौन करता है? आपका डिस्पैचर करता है। इसका मतलब आपके प्रोसेस को डिस्पैच करेगा टू द सीपीयू फॉर द एग्जीक्यूशन। तो डिस्पैचर कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होता है? तो जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आता है, मतलब पुराने प्रोसेस का डेटा पीसीबी में स्टोर करने का और नए प्रोसेस का डेटा पीसीबी से रिट्राइव करने का काम डिस्पैचर करता है। यहाँ पे डिस्पैचर वर्क करता है। अगर आपको किसी यूजर मोड पे स्विच करना है, कर्नल मोड पे स्विच करना है, तो डिस्पैचर काम में आता है। अगर आपको किसी प्रॉपर लोकेशन पे जंप करना है जहां से आपका प्रोग्राम रीस्टार्ट होता है, तो वहां पे आपका डिस्पैचर काम में आता है। यहाँ पे एक और टर्म है जो आपको हम पढ़ना है, दैट इज डिस्पैच लैटेंसी। तो डिस्पैच लैटेंसी किसे कहेंगे? तो डिस्पैच लैटेंसी होता है कि एक प्रोसेस स्टॉप होती है और दूसरी प्रोसेस स्टार्ट होती है। इसके लिए जितना टाइम लगता है वो टाइम को हम कहते हैं डिस्पैच लैटेंसी। तो ये डिस्पैच लैटेंसी आपको बताता है कि एग्जैक्टली कितना टाइम लग रहा है टू स्विचिंग द प्रोसेस। सो दिस वन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग in your process scheduling. Let's quickly talk about the scheduling criteria. So these are the criteria for the scheduling. पहला होता है CPU utilization. Definitely आपको आपका CPU बिजी रखना है, मतलब आपको आपका CPU यूटिलाइजेशन बढ़ाना है। ये क्राइटेरिया है आपका CPU यूटिलाइजेशन। ये क्राइटेरिया ना होता तो हम लोग शेड्यूलिंग ना ही करते। दूसरा होता है थ्रूपुट। तो थ्रूपुट किसे कहेंगे? कि एक पर्टिकुलर टाइम यूनिट के अंदर कितने प्रोसेसेस को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेकेंड के अंदर हम 10 प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो 10 प्रोसेस पर सेकेंड, इट इज द थ्रूपुट, मतलब आउटपुट ऑफ योर सीपीयू। देन वी टॉक अबाउट द टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम बताता है कि अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस अगर आप एग्जीक्यूशन के लिए दे रहे हो तो उसे एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके बाहर निकलने में कितना टाइम लग रहा है, ये बताएगा टर्न अराउंड टाइम। फोर्थ टर्म होती है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम यानी कि आपकी प्रोसेस रेडी में आने के बाद एग्जीक्यूशन में जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ये बताएगा वेटिंग टाइम। और फोर्थ होता है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम मतलब सीपीयू उसको कितने टाइम में एग्जीक्यूट करके फिनिश कर रहा है। तो इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ में जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्लिनिक का एक एग्जाम्पल लेते हैं। सीपीयू यूटिलाइजेशन मतलब डॉक्टर है आपका, और डॉक्टर का यूटिलाइजेशन मतलब डॉक्टर कितने इफिशिएंटली वर्क कर रहा है। थ्रूपुट यानी डॉक्टर एक घंटे के अंदर कितने पेशेंट्स को चेकअप कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक घंटे के अंदर 10 पेशेंट को चेक कर रहा है, तो वो हो गया उसका थ्रूपुट। टर्न अराउंड टाइम मतलब अगर कोई पेशेंट क्लिनिक के अंदर एंटर करता है तो एंटर करने से लेकर उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने तक का जो टाइम होगा वो टाइम को हम कहेंगे टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट आता है वेटिंग टाइम। आप क्लिनिक के अंदर एंटर हो चुके हो, वहां से लेकर डॉक्टर ने आपको चेकअप करने का जो टाइम है, तो वो टाइम हो गया वेटिंग टाइम। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम यानी क्या होगा कि आप डॉक्टर के कैबिन के अंदर एंटर हो चुके हो और डॉक्टर आपको चेकअप 2 मिनट में कर रहा है, 5 मिनट में कर रहा है और बाहर आ रहा है, तो कितने जल्दी आपको रिस्पॉन्स आ रहा है, तो दैट इज नथिंग बट योर रिस्पॉन्स टाइम। नाउ अभी हम लोगों ने शेड्यूलिंग क्राइटेरिया डिसाइड तो कर लिए, लेकिन ये शेड्यूलिंग क्राइटेरिया कौन से फॉर्मेट में चाहिए, कौन सा शेड्यूलिंग क्राइटेरिया ज्यादा होना चाहिए, कौन सा कम होना चाहिए, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन आपका मैक्सिमम होना चाहिए। जितना मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन होगा उतना आपका बेटर परफॉर्मेंस होगा। नेक्स्ट आपका थ्रूपुट ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा सीपीयू यूटिलाइजेशन होगा डेफिनेटली आपका थ्रूपुट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि आपका जो इफिशियंसी है वो इफिशियंसी बढ़ जाएगा। आपका जो टर्न अराउंड टाइम है किसी पेशेंट को एंटर करने से लेकर उसे बाहर निकलने तक, ये जो टर्न अराउंड टाइम है, या फिर किसी प्रोसेस को एंटर करने से लेकर प्रोसेस का टर्मिनेशन होने तक, ये टर्न अराउंड टाइम कम से कम होना चाहिए, मतलब ये मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम भी आपका मिनिमम होना चाहिए। जितना कम वेटिंग टाइम होगा उतना जल्दी आपका आउटपुट आपको मिलेगा। और सबसे लास्ट में आता है रिस्पॉन्स टाइम। कम से कम टाइम में आपने उसको रिस्पॉन्स करना जरूरी है, और जितना ज्यादा उसका रिस्पॉन्स टाइम रहेगा उतना ही आपका आउटपुट
लो होता जाएगा या फिर कम होता जाएगा। तो आउटपुट हाई करना है, सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई करना है, थ्रूपुट को हाई करना है, तो रिस्पॉन्स कम होना चाहिए, वेटिंग टाइम कम होना चाहिए और टर्न अराउंड टाइम कम होना चाहिए। सो दीज आर दी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर क्राइटेरियाज। नेक्स्ट अभी हम लोग बात कर लेते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग फार्मूलाज की। ये फार्मूलाज हमें यूटिलाइज करने हैं व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम रिलेटेड विद द प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। तो पहला फॉर्मूला है रिलेटेड विद द अराइवल टाइम। तो अराइवल टाइम कौन सा होगा? अ टाइम एट विच प्रोसेस अराइव्स इन अ रेडी क्यू। रेडी क्यू के अंदर जैसी प्रोसेस आती है, जो टाइम स्लॉट पे आएगी उसे हम कहेंगे अराइवल टाइम। दूसरा है कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम वेयर योर प्रोसेस कंप्लीट योर एग्जीक्यूशन। तो वो हो गया उसका कंप्लीशन टाइम, मतलब 1 मिली सेकेंड पे आया है और 10 मिली सेकेंड पे कंप्लीट हुआ है। सो दैट इज योर कंप्लीशन टाइम। देन नेक्स्ट आता है बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम यानी एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टाइम जिसको लगा है फॉर सीपीयू एग्जीक्यूशन। फॉर एग्जाम्पल उसे रनिंग के लिए या फिर प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए 5 मिली सेकेंड्स लगते हैं, तो 5 मिली सेकेंड इज द CPU burst time। नेक्स्ट आता है टर्न अराउंड टाइम। इसके लिए फॉर्मूला डायरेक्टली गिवन है, दैट इज टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल्स टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। अगर आपके पास में कंप्लीशन टाइम है, अराइवल टाइम है, तो आप किसी भी प्रोसेस से रिलेटेड टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का भी फॉर्मूला गिवन है, वेटिंग टाइम इज इक्वल्स टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो ये देखिए अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम और बर्स्ट टाइम, ये जो तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें आपको अवेलेबल हो जाएगी प्रॉब्लम के अंदर, और आपको जनरली कैलकुलेट करना होता है टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो आपको मिलेगा वेटिंग टाइम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरियस प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम विच वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेक्चर। पहला आता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जहाँ पे जो प्रोसेस सबसे पहले एंटर करेगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा और एग्जीक्यूशन करके बाहर निकलेगा। दूसरा आता है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेस में हम लोग कंपेयर करेंगे कि किसका एग्जीक्यूशन टाइम या फिर बर्स्ट टाइम सबसे लेस है और उस प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट करेंगे। थर्ड आता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। यहाँ पे हमें प्रोसेस की प्रायोरिटीज को चेक करना होता है और डिपेंड अपॉन द प्रायोरिटीज हम प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए भेजते हैं। चौथा आता है RR, दैट इज राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ये टाइम क्वांटम पे वर्क करता है और हर प्रोसेस को हम इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम देते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। और फोर्थ आता है HRRN, दैट इज हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। यहाँ पे HRRN रेशियो हम लोग फाइंड आउट करते हैं एंड डिपेंड अपॉन दैट रेशियो हम लोग प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए भेजते हैं। ये जो HRRN शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है ये गेट एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिकली बात करें तो ये एल्गोरिथम इस सिलेबस के अंदर नहीं है, ये एड ऑन एल्गोरिथम है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। I hope you understand the concept of process scheduler, various scheduling criteria and scheduling algorithms. In next lecture, we are going to cover all the problem related with the various scheduling algorithms. So stay tuned, stay home, stay safe, and thank you very much.